फ्रेंड्स, आज हम लोग कन्फर्मेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। अब तक हम लोग ने एथेन के विरजन के बारे में अध्ययन किया और जो हाइड्रोकार्बन से संबंधित था उनके बनाने की विधि और उनके गुण, उनके भौतिक रासायनिक गुण देखे। तब हम यहाँ जानते हैं मतलब एल्केन के ही संरूपण किस प्रकार का कन्फर्मेशन देते हैं। तो देखिए, जो कार्बन एक एल्केन में जो कार्बन होते हैं उनके में सिंगल बंध होता है और इसी कारण से उनमें त्रिविमीय व्यवस्थाएं पाई जाती हैं और वह एक दूसरे में क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं और इस कारण से उनमें कन्फर्मेशन की संभावना होती है। और उनमें जो कन्फर्मेशन होता है उसे समरूपी समावय या घृणीय हम कहलाती है, क्योंकि वो क्या होते हैं, घूर्णन के कारण एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। और जो कार्बन में एकल बंध के घूर्णन, एकल आवरण के घूर्णन के कारण एल्केन में असंख्य समरूपण मतलब तो इस प्रकार से जो कार्बन एकल के बंध के कारण इनमें असंख्य संरूपण संभव है। लेकिन जो कार्बन एकल बंध का जो घूर्णन होता है पूर्णतः मुक्त नहीं होता, मतलब फ्री नहीं होता है और यह प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रिया के कारण होती है। मतलब यह जो उनके प्रतिकर्षण बल लगता है उसकी क्रिया के कारण होती है और इससे 1 से 20 किलो जूल कैलोरी पर मोल तक ऊर्जा बाधित है। निकटवर्ती जो कार्बन परमाणु के मध्य इस क्षीण बल को हम क्या कहते हैं, मरोड़ी विकृत कहते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ एग्जाम्पल के रूप में एथेन लेते हैं, ठीक। C2H6 का संरूपण हम यहाँ देखेंगे कि C2H6 एथेन का सूत्र क्या होता है। आप यहाँ अगर लिखना चाहें तो C2H6 एथेन को कहते हैं। तो यहाँ देखिए, जो एथेन अणु होता है उसमें भी कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाएगा। आप नाम से ही जानते हैं उसमें एन शब्द लगा है, तो उनमें भी एकल बंध पाया जाता है, जिससे क्या होता है, प्रत्येक कार्बन परमाणु पर 3 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होंगे, आपको पता है, और एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच होगा। और एथेन के बॉल और स्टिक मॉडल से एथेन को मतलब अगर बॉल और स्टिक मतलब कार्बन को आप एक स्फेरिकल मतलब बॉल मान लीजिए और तीनों हाइड्रोजन को आप क्या मान लीजिए, स्टिक मान लीजिए। तो उनमें से अगर यदि एक कार्बन को स्थिर रखें, मतलब एक बॉल को क्या हो आप स्थिर रख दीजिए और तीनों हाइड्रोजन को आप क्या करिए, दूसरे कार्बन परमाणु को हाइड्रोजन के संदर्भ में असंख्य त्रिविमीय व्यवस्था प्रदर्शित करते हैं। आप उनको मतलब रोटेट करके देखिए तो इन्हें संरूपणी समावय या संरूपण कहते हैं। मतलब इस प्रकार से ये संरूपणी समावय प्रदर्शित करते हैं। एथेन में असंख्य संरूपण होते हैं, जबकि इसमें 2 संरूपण चरम पे होते हैं, मतलब 2 ऐसे कन्फर्मेशन होते हैं जिनकी मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। कहने का तात्पर्य ये है वह रूप जिसमें दोनों कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के अधिक पास हो जाते हैं। मतलब दोनों जो कार्बन परमाणु स्टिक मॉडल होते हैं दोनों मतलब लगभग एक दूसरे से कुछ ही दूरी पे होते हैं। जैसे आप इस पॉइंट के आधार पे देखिए तो इतनी दूरी पे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, उसे हम ग्रस्त रूप कहते हैं और इसको इंग्लिश में हम इक्लिस्ट फॉर्म कहते हैं। और जब हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे कार्बन परमाणु से क्या होंगे, अधिकतम दूरी पर होंगे, तो उन्हें हम सांतरित रूप कहते हैं। तथा कोई भी मध्यवर्ती संरूपण विषम तली संरूपण कहलाता है। मतलब अगर कोई मध्यवर्ती मतलब इन दोनों के बीच का कोई फॉर्म है तो उसे हम इंटरमीडिएट संरूपण विषम तली यहाँ पे संरूपणों कहलाएगा। जबकि सभी संरूपणों में आबंध कोण जो होता है और आबंध लंबाई लगभग समान होती है देखा जाए तो। और इसके बाद ग्रस्त और सांतरित संरूपण को सहार्स और न्यूमैन प्रक्षेप द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते। मतलब ये दोनों वैज्ञानिक ने ग्रस्त और सांतरिक को इंग्लिश में स्टैगर्ड फॉर्म कहते हैं और ग्रस्त को हम इक्लिप्स्ड फॉर्म कहते हैं। तीन दोनों संरूपणों को कौन दिया था, सहार्स और न्यूमैन प्रक्षेप के द्वारा द्वारा प्रदर्शित करते हैं और ये दोनों वैज्ञानिकों ने इस रूप को दिया था। तो अब यहाँ देखते हैं हम सबसे पहले देखते हैं सहार्स प्रक्षेप। तो इस प्रक्षेपण में अणु को क्या किया गया, अणु जो था उसको हम आणविक कक्ष की दिशा में देखा जाता है। मतलब जो आणविक कक्ष होती है उसकी दिशा में देखा जाएगा और कागज पर केंद्रीय कार्बन आबंध को मतलब जो कार्बन के बीच आबंध उसको दिखाने के लिए दाईं या बाईं ओर एक झुकी हुई रेखा ऐसी तिरछा इस तरह से, मतलब इधर से और एक इधर से झुकी हुई रेखा सीधी रेखा खींची जाती है और इस रेखा को कुछ लंबा बनाया जाता है। मतलब इस प्रकार से लंबा बनाया जाता है, ऐसी झुकी हुई बनाया जाता है। आगे वाले कार्बन को हम नीचे की बाईं की ओर और पीछे वाले कार्बन को ऊपर दाईं की ओर प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु से जो संलग्न 3 हाइड्रोजन परमाणु को हम 3 रेखाएं खींचकर दिखाया जाता है और ये एक दूसरे को क्या करती हैं, 120 डिग्री का कोण बनाकर झुकती हैं। एथेन के ग्रस्त और सांतरित रूप संक्षेप में दिखाया गया। तो यहाँ देखिए सांतरित रूप एथेन के ग्रस्त और सहार्स प्रक्षेप के द्वारा किस तरह दिखती है। यहाँ देखिए लिस्ट फॉर्म, तो ये आपसे पता है ना कि एक तिरछी रेखा खींची जाती है कार्बन के बीच में और क्या हुआ,
आगे वाले जो कार्बन के यहाँ क्या बताया गया है, एक रेखा हमने खींचा, सीधी रेखा खींचते हैं और इस रेखा को कुछ लंबा बनाया जाता है, इस प्रकार से तिरछी खींची जाती है और लंबा। उसके बाद यहाँ पे जो कार्बन होगा, ये जो बाईं ओर वाला कार्बन होगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो आगे वाला कार्बन होता है वो नीचे की बाईं ओर होता है, मतलब ये आगे का कार्बन प्रेजेंट करता है और ये पीछे का कार्बन प्रेजेंट करता है। ठीक, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। और इसमें आप यहाँ देख रहे हैं एक्लिस्ट फॉर्म में क्या है, सभी हाइड्रोजन 120 डिग्री पे हैं इस तरह से। और यहाँ सांत्रित रूप में हम देख रहे हैं, इस बिल्कुल इसका अपोजिट है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन बहुत दूरी अधिक होती है, इसलिए इसका बिल्कुल हमने यहाँ पे विपरीत रूप प्रदर्शित किया गया है। जबकि नीचे का रूप आप देख रहे हैं समान रूप से, लेकिन ऊपर का रिवर्स है। तो इस प्रकार से कार्बन की दूरी अधिकतम होने के कारण हम इस फॉर्म को रिवर्स रूप में दिखाते हैं। अब देखिए, जो न्यूमेन वैज्ञानिक थे उन्होंने किस प्रकार से इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड फॉर्म को उन्होंने दिया, और उन्होंने ये बताया। तो उन्होंने एक वृत्त फॉर्म मतलब दिखाया, तो उन्होंने इस प्रक्षेपण परमाणु को क्या किया, सामने से दिखा। मतलब जैसे आप किसी को फ्रंट से देखते हैं, फेस किसी का दीजिए, सामने से देखा जाता है, तो आँख के पास वाले कार्बन को उन्होंने एक बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया, और जो बाद पीछे से जो जुड़ी तीन हाइड्रोजन परमाणु को 120 डिग्री पर उन्होंने खींची तीन रेखाओं से लेकर प्रदर्शित किया। लेकिन जो पीछे वाले कार्बन को उन्होंने एक वृत्त द्वारा प्रदर्शित किया और इसमें अबंधित हाइड्रोजन परमाणु को वृत्त की परिधि से परस्पर 120 डिग्री के कोण पे झुके इस तीन छोटी रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये सामने वाला कार्बन है, जिसको हमने यहाँ बिंदु के रूप से दिखाया गया, जो दिख रहे हैं आप, ये सामने वाला कार्बन है। और जो पीछे वाला कार्बन है उसको हम ये वृत्त के माध्यम से जो दिखाया गया है, ये पीछे का कार्बन है। तो यहाँ पे जो ये मतलब गाढ़ी लाइन है, ये सामने वाले कार्बन का हाइड्रोजन है और सभी 120 डिग्री पे हैं लगभग। और जो पीछे वाला मतलब कार्बन, उसकी हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसमें आप ये देख रहे होते हैं कार्बन मतलब एक दूसरे के जस्ट पीछे, तो इसलिए यहाँ पे इस प्रकार से दिखाया गया है। लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, ये दूरी पे होते हैं, अपोजिट फॉर्म होते हैं, इसलिए इसके देखिए कार्बन, सामने वाले कार्बन के हाइड्रोजन को इस प्रकार से हमने 120 डिग्री दिखा। लेकिन जो पीछे वाला कार्बन है उनकी हाइड्रोजन को बिल्कुल हमने विपरीत दिखाया, क्योंकि ये काफ़ी दूर होते हैं। तो इस प्रकार से एथेन के न्यूमैन प्रक्षेप ने इस तरह से दिया ग्रस्त और स्टैगर्ड फॉर्म को, और साहर्स वैज्ञानिक ने एक तिरछी रेखा के खींच बाईं और दाईं ओर इंडिकेट करके दिया। तो इस प्रकार से हमने एथेन के संरूपण को देखा। तो अब यहाँ देखते हैं हम संरूपणों की अपेक्षिका स्थायित्व, मतलब उनकी स्टेबिलिटी किस फॉर्म में ज़्यादा है और किस फॉर्म में कम है। तो देखिए, एथेन के जो सांत्रित रूप में होते हैं, मतलब ये स्टैगर्ड फॉर्म जो होता है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन के जो आबंध होते हैं, इलेक्ट्रॉन अभ्रज होते हैं, वो एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होते हैं, मतलब काफ़ी इनके बीच में दूरी होती है। आपको फिगर से ही पता चल रहा है ये अपोजिट डायरेक्शन में है। दूरी होने के कारण उनमें क्या है, प्रतिकर्षण बल जो होता है वो न्यूनतम होता है, और जिसके अणु की जो अधिकतम अस्थायित्व जो होती है वो अधिकतम होती है, मतलब स्टेबिलिटी उनमें ज़्यादा होती। जबकि वहीं दूसरी ओर क्या होता है, सांत्रित को ग्रस्त रूप में परिवर्तित करते हैं। जब सांत्रित को हम ग्रस्त रूप में परिवर्तित करते हैं, तब कार्बन हाइड्रोजन आबंध के जो इलेक्ट्रॉन अभ्र होते हैं एक दूसरे के इतने निकट होते हैं कि उनके इलेक्ट्रॉन अभ्रों के मध्य जो होता है प्रतिकर्षण बल बढ़ जाता है, और प्रतिकर्षण बल बढ़ जाता है। प्रतिकर्षण बल को जब हम दूर करने के लिए अणु में कुछ अधिक ऊर्जा निहित होती है, मतलब दूर करने के लिए क्या करते हैं, अणु में कुछ अधिक ऊर्जा निहित होती है, इसलिए इसका अस्थायित्व क्या हो जाता है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। यहाँ पे एक आप लाइन पढ़े हैं कि जब हम सांत्रित ग्रस्त, हाँ, तो आप सांत्रित ग्रस्त रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें कोई, इसको आगे आप मतलब इस चैप्टर में आपको ये डिटेल में नहीं बताएगी कैसे ग्रस्त और को सांत्रित में कन्वर्ट करते हैं। आप आगे जब सिलेबस पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ डिस्कस की जाएगी। तो यहाँ देखिए, इलेक्ट्रॉन अभ्र के मध्य प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रिया, ठीक, जो संरूपण के अस्थायित्व को प्रभावित करती है, उसे हम मरोड़ी विकृत कहते हैं। मरोड़ी विकृत का परिणाम क्या होता है, वो कार्बन कार्बन सिंगल बंध के गुणन कोण पर निर्भर करता है। द्वितल कोण या मरोड़ी कोण इसे कहते हैं। ईथेन के सभी संरूपणों में मरोड़ी कोण सांत्रित रूप में न्यूनतम होता है। किसमें होता है, स्टैगर्ड फॉर्म में न्यूनतम होता है, और ग्रस्त रूप में अधिकतम होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए। अतः सांत्रित संरूपण जो होता है ग्रस्त प्रक्षेप की तुलना में अधिक अस्थायी। तो अगर कोई पूछता है क्यों होता है, तो आप वहाँ कहेंगे कि मरोड़ी विकृति जो होती है वो मरोड़ी कोण जो होता है वो सांत्रित रूप में न्यूनतम होगा और इसमें अधिकतम होगा। तो इस कारण से, या आप ऐसे भी कह सकते हैं जो उनके कार्बन के बीच जो मतलब
बल लगता है, प्रतिकर्षण बल वो अधिक होता है ग्रस्त रूप में, और सांतरित रूप में जो होता है कम होता है। इस कारण से उनमें मरोड़ी विकृति की कमी अधिकता के आधार पर हम को बता सकते हैं किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी। अब हम यहाँ पे फिर अब तक हमने एल्केन के बारे में अध्ययन किया, अब हम यहाँ एल्कीन के बारे में अध्ययन करते हैं कि एल्कीन में मतलब किस द्विआबंध संरचना कैसी पाई जाती है। तो देखिए एल्कीन में जो कार्बन का द्विआबंध है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें एक प्रबल सिग्मा आबंध मतलब एक सिग्मा और एक पाई होता है, जिसकी बंध एंथैल्पी कितनी होती है 397 किलो जूल पर मोल होता है, जो 2 कार्बन परमाणुओं के sp2 संगृहीत कक्षकों के समूह अतिव्यापन से बनता है। इसमें 2 कार्बन परमाणुओं के 2p असंकृत कक्षकों के समपार्श्विक व्यापन करने पर एक दुर्बल पाई बंध बनता है, जिसकी बंध एंथैल्पी 284 किलो जूल पर मोल होती है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने एल्केन की द्विआबंध की संरचना देखी, उसमें सिग्मा और एक पाई कैसे बनता है। अब यहाँ में समवायता के बारे में अध्ययन करते हैं। तो एल्कीनों में भी मतलब एल्कीनों के बाद एल्कीनों में भी संरचना होती है, लेकिन उच्चतर जो एल्कीन होती है उनमें संरचनाएं मतलब समातिक संभावना ज़्यादा होती हैं। तो इसमें देखिए पहला संरचनात्मक समवायता, तो एल्कीनों की बात एथीन जैसे C2H4 C3H6 में केवल एक ही संरचना मतलब एक ही प्रकार की संरचना पाई जाती है। लेकिन जब हम प्रोपीन से आगे बढ़ेंगे उच्चतर निम्न संरचना, जैसे यहाँ पे देखिए ब्यूटेन है, ये ब्यूटीन इसको कहेंगे आप। C4H8 में एल्कीन की 3 प्रकार से मतलब 3 प्रकार से, जैसे ब्यूटवानिन मतलब डबल बॉन्ड आप पहले कार्बन से लगा दिए, यहाँ डबल बॉन्ड आप सेकंड कार्बन से लगा दिए। तो इस प्रकार से इसमें 2 प्रकार की हुई। और आगे आप देखिए और एक इस तरह से आप लिख सकते हैं इसका मतलब एक तरह से आप इसको कार्बन के 3 ओर लगा के 2 मेथिल प्रोपोनिन करके, मतलब इस प्रकार की 3 संरचना। तो संरचना फर्स्ट और थर्ड तथा सेकंड और थर्ड श्रृंखला समावता मतलब श्रृंखला पोजीशन पे है, जबकि फर्स्ट और सेकंड स्थिति मतलब उनकी पोजीशन केवल चेंज हो रही है। तो इस प्रकार से इसमें एल्कीन में हम समावता को देखें, तो अभी हम देखते हैं ज्यामितीय समावता, इसको तो ज्यामितीय समावता के बारे में आज हम अध्ययन करते हैं, जिसको इंग्लिश में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो ज्यामितीय समावता जो होता है वो द्विआबंधित कार्बन परमाणुओं की बची हुई 2 संयोजकताओं के 2 परमाणु या समूह से जुड़कर संतुष्ट करते हैं। मतलब जो ज्यामितीय समावती है वो एल्कीन के बीच में ऐसी पाई जाती है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि 2 कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच हैं और दोनों में 2 समान ग्रुप लगे हुए हैं सेम साइड में, क्या हुए समान, इसे हम समपक्ष या इंग्लिश में सिस फॉर्म कहते हैं। और जब 2 यहाँ ग्रुप अपोजिट फॉर्म में लगे होते हैं तो हम विपक्ष या इंग्लिश में ट्रांसपोजिशन कहते हैं। और इस प्रकार से उदाहरण के रूप में आप ये देख सकते हैं, तो यहाँ समपक्ष ब्यूटोइन है और यहाँ विपक्ष ब्यूटोइन है। तो इस प्रकार से एल्कीन का जो समपक्ष रूप होता है विपक्ष की तुलना में अधिक ध्रुवीय होता है। उदाहरण समपक्ष ब्यूटोइन का ध्रुव आगुण 0.350 डिवाई, और जबकि विपक्ष ब्यूटोन का ध्रुव आगुण लगभग 0 होता है। विपक्ष ब्यूटोन अध्रुवीय मतलब नॉन पोलर होता है, इस कारण इसका द्विध्रुव आगुण क्या होता है 0 होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसकी द्विध्रुव आगुण क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, जबकि इसका कुछ होता है क्योंकि ये सेम साइड डायरेक्शन में होते हैं। अब यहाँ विरचन जो है हम एल्कीन का विरचन जो हम लोग कल से देखेंगे कि मतलब किस प्रकार से एल्कीन को प्राप्त किया जाता है। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।